हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलेगा। ठीक है, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति या शनि पर? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। इसका डिटेल देख लेते हैं। शांत समुद्र या शांति सागर, इसे अंग्रेजी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, और तूफानों का महासागर वास्तव में चंद्रमा पर स्थित विशाल, गहरे और बेसाल्टिक मैदानों के नाम है, जो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं। इन क्षेत्रों को सागर क्यों कहा जाता है, जबकि ये पत्थर से बने हैं, चट्टानों से बने? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले दूरबीन से देखने पर ये पृथ्वी के सागरों जैसे दिखते थे, भले ही वे पानी के बजाय ठोस चट्टानी मैदान है। तो आ गई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां, 5वां, 1/3 या 6वां? राइट आंसर हो जाएगा स्थल पृष्ठ का 1/3 भाग आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। अब देख सकते हैं पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 33% हिस्सा रेगिस्तान है, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें ठंडे ध्रुवीय रेगिस्तान जैसे अंटार्कटिका भी शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी, जैरे, नील, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बोयोमा जलप्रपात आपको जैरे नदी पर दिखाई देगा। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बोयोमा जलप्रपात, इसे स्टैनली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। लुआलाब नदी पर स्थित 7 जलप्रपातों का एक समूह है। ठीक है, लुआलाब नदी को ही इसके अंत में कांगो नदी के नाम से जाना जाता है, और इसे ही जैरे नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी बोयोमा जलप्रपात कांगो नदी बेसिन का हिस्सा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला है, महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल परियों की सही स्थिति निम्नलिखित में किन भागों में है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी तट पर, 20 से 30 डिग्री के बीच पश्चिमी तट पर, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर। अधिकांश गर्म मरुस्थल कहां पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लगभग 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। उनकी अवस्थिति महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होती है। इसका कारण क्या है? व्यापारिक हवाओं का अपतटीय प्रवाह और
ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति जो नमी नहीं ला पाती है। क्लियर? नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, स्टीपी प्रदेश या शीतोष्ण तृण प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश का विशेषता है। देखिए, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। क्यों? क्योंकि मानसूनी हवाएं गर्मी और सर्दी के मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, जिससे वर्षा और शुष्कता चक्र बनता है जो भूमि और समुद्र के अलग अलग तापमान के कारण होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र कौन है? सोसाक्स, मेंस, पेरिस या कावले? राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ठीक है, और फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित एवं प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो पेरिस है, जहां ऑटोमोबाइल उत्पादन, असेंबली, अनुसंधान एवं डिजाइन से संबंधित बड़ी बड़ी इकाइयां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? नेक्स्ट है अफ्रीका के किस देश में हुत्तू और तुसी जनजातियों के मध्य हिंसक युद्ध चल रहा है? बुरुंडी, कैमरून, रवांडा, जायरे? राइट आंसर हो जाएगा रवांडा। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली है। ठीक है, 1994 में रवांडा में हुत्तू और तुसी जनजातियों के बीच एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसे रवांडा नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार में हुत्तू चरमपंथियों ने लगभग 100 दिनों में मुख्य रूप से तुसी अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों लोगों का कत्लेआम यहां पर कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस जलमार्ग का निर्माण 1869 में हुआ था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बिल्कुल सही कथन है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 6500 किलोमीटर। ये गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। कितनी है? 193 किलोमीटर। गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते हैं। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सुएज नहर किस एरिया को काट कर बनाया गया है, तो मिस्र का याद रखिएगा, मिस्र के सिनाई प्रांत को काट कर बनाया गया है। ठीक है, और सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, इसके उत्तरी छोर पर कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सईद है। और इसके दक्षिणी छोर पर कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सुएज है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला कर लेते हैं, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, सरीसृप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ का अत्यधिक ठंडा और बर्फीला वातावरण उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक गर्मी और भोजन प्रदान नहीं करता है। आई बात समझ में? अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप में विभिन्न प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ और छिपकली, जबकि अंटार्कटिका में सिर्फ पेंगुइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंगुइन पाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है?
मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का औसत समुद्र तल कहां से मापा जाता है? मुंबई तट से मापा जाता है। ये कौन सा बीच है? जुहू बीच है। ठीक है, मुंबई का जुहू बीच है। ठीक है, चलिए अगला है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोम, दुआर या मर्ग? राइट आंसर हो जाएगा दून के नाम से जाना जाता है, जिसे देहरादून। हिमालय श्रेणी में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मिलने वाली संकीर्ण और लंबी घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। आप देख सकते हैं एक घाटी है, इसे दून कहा जाता है। जैसे देहरादून और पाटलिदून जो खेती के लिए उपजाऊ और समतल होती है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में? राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर में होती है। कहां पर होती है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में होती है। जो शीत ऋतु में पश्चिम और उत्तर पश्चिमी से भारत में प्रवेश करते हैं और उत्तर भारत के मैदानों और पहाड़ों में वर्षा और हिमपात लाते हैं, जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां? देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो इसी नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा? देखिए, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे अधिक भूमि नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ, जो एकदम बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? लाल, काला संगमरमर, सफेद संगमरमर, उपयुक्त सभी? देखिए, मोतीपुरा खान से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। जब चूना पत्थर उच्च दबाव और तापमान से गुजरता है तो वह कायांतरित होकर यानी चेंज होकर किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। मोतीपुरा में मिलने वाला सफेद संगमरमर इसी प्रक्रिया का परिणाम है और यह अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्या है? निम्नांकित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर या भिलाई? यदि आपसे पूछ लिया जाए राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो याद रखिएगा जर्मनी के सहयोग से बना है। बोकारो रूस के सहयोग से बना है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ठीक है, और भिलाई भी रूस के सहयोग से बना है। इस बात को आप याद करके रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा लोहा उत्पादक
कौन है? बोकारो है। ठीक है। बोकारो भारत के सबसे बड़े लोहे और इस्पात उत्पादकों में से एक है, जो कहाँ, किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। और किसके सहयोग से इसे बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। अगला कर लेते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम या गोपालपुर? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और इसे ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो पूर्वी क्षेत्रों और नेपाल तथा भूटान के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। और हल्दिया इसका सहायक और आधुनिक बंदरगाह है। क्लियर? चलिए अगला है 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 68.8%, 72.2%, 74.29%, 76.7%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% था। ठीक है। और 2011 की जनगणना यह दर्शाता है कि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 31.16% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। आइए बात समझ में। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं रोजाना आपके लिए रात को 8 बजे लाते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।